अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका चैप्टर 15 का टेस्ट है हफ्ते वाले दिन। ठीक है, एक ही दिन है आपके पास, तो हम रिवाइज़ करें। थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाऊंगी, आपको ना दोबारा से रिवाइज़ हो जाएगा, सारी पुरानी बातें आपको याद आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये पढ़ा रही बेटा। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन से लफ्ज़ निकला है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक का क्या है? मैग्नेटिज्म से निकला है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ इनमें इंडल्ज हो रही होंगी। ठीक है ना, इंड्यूस हो रही होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहला लॉन्ग है हमारे पास मोशनल ईएमएफ। देखिए, मोशन से ही पता चल रहा है कि मोशन की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। द ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में ना आपने याद रखना है, आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे नहीं रहे, इसलिए आपने इसका प्रोड्यूस नहीं, आपने इंड्यूस का लफ्ज़ यूज़ करना है। मैग्नेटिक फील्ड आप देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो जाएगी, या इंड्यूस ईएमएफ आप कहते हैं प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, मैंने मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर ली। ये जो क्रॉस है ना, इसका मतलब है ये बी जो है इनटू प्लेन ऑफ पेपर है। मैंने ये कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर को मैं किसी भी ना वी वेलोसिटी से मूव करवा सकती हूँ। ठीक है, मैं टू एंड फ्रो इसको मूव करवा सकती हूँ, आगे भी पीछे भी, मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए। मैंने उसी कंडक्टर के साथ एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच किया। गैल्वेनोमीटर मुझे ये बताएगा कि इसके अंदर करंट आया है, नहीं आया, क्या रीज़न है। अब देखिए, कंडक्टर को जैसे ही मैंने मूव करवाया तो मुझे पता है इस कंडक्टर में ना इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पॉजिटिव प्रोटॉन वगैरह सब कुछ है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। अब यह बात आपने याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रोटॉन आए तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट करती है और अपवर्ड भेजना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो उसको भी डिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव को अपवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव को डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर ये कंडक्टर है तो मुझे पता है ये न्यूट्रल है, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो है। मैं जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना शुरू करूँगी तो देखो, क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉजिटिव को क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी, और अगेन क्या करेगी? ऊपर भेजेगी। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव को क्या करेगी? डाउनवर्ड मोशन करवाएगी। तो एक टाइम आएगा बी के पास सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और ए के पास सारे नेगेटिव आ जाएंगे। और आपको पता है करंट कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, और करंट यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा। अगर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की है, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है। लेकिन मैं उसे क्या नाम दूंगी? मैं उसे इंड्यूस ईएमएफ का नाम दूंगी कि मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है और गैल्वेनोमीटर ने जो इंडिकेशन दिया, इसका मतलब है यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या देखा, यहाँ पे अगर करंट आया तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी आपने खुद दिया हुआ, तो मैं क्या करूँगी? दोनों को कंपेयर कर लूँगी। एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। एफ ई का फॉर्मूला क्या है? क्यू ई, और एफ बी का क्या है? क्यू वी बी। आपको पता है क्यू क्यू से कैंसिल, बचा क्या? ई इज इक्वल टू वी बी। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फर्स्ट चैप्टर में आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई, इज इक्वल टू माइनस, आपने ऐसे पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। बेटा एक ही बात है, लेंथ ही है ना, तो कोई मसला नहीं है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। 1 और 2 को आप कंपेयर कर लें, दोनों एक ही इक्वेशन है। और वी बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर आर, क्योंकि देखो डेल्टा वी हम पता है तब यूज़ करते हैं जब हम खुद पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मैं अगर खुद बैटरी लगाती तो मैं वी यूज़ कर लेती, लेकिन मुझे पता है इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने वी को रिप्लेस कर दिया ई से। और अगर ई निकालूंगा तो ये एल उधर चला जाएगा, ये बन गया माइनस वी बी एल। ठीक है, क्योंकि ये माइनस आ रहा है, इसकी रीज़न फ़िलहाल हमें नहीं पता, इसका आपने बताना भी नहीं है। ठीक हो गया, छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे देखिए, फेराडेज लॉ एंड इंड्यूस ईएमएफ। फेराडे लॉज की ना ये जो इक्वेशन है, ये आपको तब पता चलेगी, ये स्टेटमेंट आपको तब अच्छी समझ आ जाएगी जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। पहले हम रिजल्ट निकालें। देखिए, उस इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं, माइनस वी बी एल। ये जो v है वेलोसिटी आपको पता ही है, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है? माइनस डेल्टा एक्स ओवर टी बी एल, ऐसे इट इज लिख दिया। बस अब मैंने x और l को मिला लेना है। x और l को मिलाया, मुझे पता है ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? ये बनता है एरिया का। तो लो जी, मैंने उसकी जगह डेल्टा ए बी एज इट इज़, डेल्टा टी बी एज इट इज़, और ये बन गया है बी डेल्टा ए। बी डेल्टा ए मुझे पता है वो फाई के इक्वल होता है, तो मैंने क्योंकि डेल्टा आ रहा था मैंने डेल्टा फाई ओवर डेल्टा, ये लो जी ईएमएफ का भी फॉर्मूला बन गया माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये है फेराडेज लॉ। लेकिन बेटा ये तब है जब मैं सिर्फ अपने कंडक्टर को ना एक बार ही मूव करवाती हूँ, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ लूप्स मैं करवाऊँ तो क्या होगा? ई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ लूप्स के लिए क्या आ जाएगा? ई इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये जो नेगेटिव साइन है ना बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देनी,
थोड़ी सी बस रीज़न बतानी है कि नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज एज ओपोज द चेंज इन फ्लक्स। इसकी रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी और वो पूरा एक टॉपिक है और आपको पता है वो लेंजेस लॉ है, ठीक है। वो थ्योरेटिकल टॉपिक था इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको थोड़ी देर में वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो बस फिलहाल आपने इसकी यही स्टेटमेंट बतानी है, रीज़न। आगे आ जाए म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का देखें लफ्ज़ ही क्या कह रहा है, म्यूचुअल का मतलब है दो चीज़ों का होना ज़रूरी है और एक दूसरे के अंदर इंड्यूस हो रही होंगी। तो ये ऐसा फिनोमिना है इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, एक में अगर चेंज आ रहा है तो वो ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएगा दूसरे में। अगर करंट एक कॉइल में चेंज हो रहा है तो दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसी को क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखें मैंने एक कॉइल ले लिया, उसके साथ मैंने स्विच लगाया और अप्लाइड वोल्टेज भी मैंने लगा दिया, यानी मेरी अपनी बैटरी है और ये है रियोस्टेट। अब यहाँ पे देखें बैटरी मैंने क्यों लगाई है, बैटरी और रियोस्टेट क्यों लगाया है। रियोस्टेट इसलिए लगाया है ताकि ना वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल जाए। आपको पता है मैं रेजिस्टेंस यहाँ से कम भी कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ, इंक्रीजिंग भी कर सकती हूँ, मैं डिक्रीजिंग की तरफ भी लेके जा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से करंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँगी तो ऑब्वियसली साथ ही दूसरा कॉइल है जिसको मैंने नाम दिया सेकेंडरी कॉइल, और उस कॉइल में कुछ भी नहीं है सिवाय एक कॉइल और गैल्वेनोमीटर के। मैंने गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया ताकि जब मैं यहाँ पे करंट का चेंज करूँ ना तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस है वो मुझे गैल्वेनोमीटर बता सके। तो देखें ये है प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल। अब मैंने क्या करना है, स्विच ऑन करना है। मुझे पता है रियोस्टेट अपना काम दिखाएगा, बैटरी अपना काम दिखाएगी, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ये देखें मैंने इस अपने राइट हैंड रूल से ना इसको यहाँ पर बताया हुआ है। अगर ऐसी है ना बेटा यहाँ पर देखें, मेरा हाथ देखिएगा, अगर डायरेक्शन ऐसी है ना तो थंब कहाँ है, वहाँ उस तरफ है। इसका मतलब है ये जो पोल बन गया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, जहाँ पे थंब होगा ना वो नॉर्थ पोल कहलाएगी, ठीक है। ये बन गया नॉर्थ पोल। इसका मतलब है यहाँ पे फ़िलहाल ना इंक्रीजिंग करंट आ रहा है, इंक्रीजिंग करंट है, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग करंट जाहिर सी बात है साथ वाली कॉइल में भी जाएगा, तो साथ वाली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मुझे बताएगा गैल्वेनोमीटर। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हुई मुझे पता चल गया इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुका है। लेकिन ये नहीं पता क्या वो भी इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है या डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। तो इसका मुझे एक बात पता है, अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग करंट है तो आपने यहाँ पे बताना है जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, तो इसने क्या करना है, इसने कहना है मेरे पास तो अपना ईएमएफ है, मुझे तो इस वाले कॉइल के ईएमएफ की ज़रूरत ही नहीं है। इसने इसको अपोज करने की कोशिश करनी, और जब अपोज करेगा तो जाहिर सी बात है अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल होना चाहिए। अपनी इस साइड को नॉर्थ पोल बना लेगा और इस साइड को साउथ पोल बना लेगा, और देखिए नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं जैसे ही यहाँ पे डिक्रीजिंग करंट लाऊंगी रियोस्टेट की हेल्प से, मैं डिक्रीज़ करूँगी। डिक्रीज़ का मतलब है अब ये क्या कर रहा है, अपनी फील्ड को कम करने की कोशिश कर रहा है, और अगर कम कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें भी कम हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा, और जब इसमें कम हो जाएगा तो अब इसको मज़ीद चाहिए होगा, वो इससे मांगने की कोशिश करेगा, मांगने की वजह से ये अपनी इस साइड को साउथ बना लेगा, इस साइड को नॉर्थ बना लेगा, और इसी तरह से एक दूसरे के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। और देखें अब एक मतलब मैंने एक फार्मूला निकाला है, नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी का फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली प्राइमरी के करंट पे। प्राइमरी का करंट ज़्यादा है, प्राइमरी का करंट कम है, उसके अकॉर्डिंग अपना नॉर्थ और साउथ पोल चेंज कर रहा है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल हटाएं तो कांस्टेंट आता है, क्योंकि टॉपिक चल रहा है म्यूचुअल इंडक्शन एम, तो फिर इसका कांस्टेंट भी क्या आएगा, एम, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन 2 बना दी, और ये इक्वेशन हमने अभी फैराडे लॉ से पढ़ी है सेकेंडरी के लिए, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, अपना ये वाला इक्वेशन पुट कर देती हूँ। और देखिए मेरे पास m अगर निकाले तो ये वाला फैक्टर वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। e का फॉर्मूला, e का यूनिट वोल्टेज, करंट का एम्पेयर, टाइम का सेकेंड, और ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। ये वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर हेनरी के भी इक्वल होता है, आप इसे सिंपली एच भी कह सकते हैं। अब हेनरी की डेफिनेशन सुने, हेनरी इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल इन विच अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्यों बोला है, क्योंकि देखो टाइम को बोलते हैं रेट ऑफ, और करंट का क्या होगा, चेंज, ये हो गया करंट, चेंज इन करंट, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना, 1 एम्पेयर का पर सेकेंड, करंट कितना होगा 1 एम्पेयर, और टाइम कितना होगा 1 सेकेंड इन प्राइमरी, क्योंकि देखिए प्राइमरी की बात कर रही है, एंड इंड्यूस ऑफ 1 वोल्ट इन सेकेंडरी, और वोल्टेज कितना होगा सेकेंडरी में 1 वोल्ट का होगा, और इसी को आप क्या बोलते हैं, हेनरी, ठीक है। बेटा इसी से रिलेटेड ना सेल्फ इंडक्शन भी है, आपने ना सेम ऐसे ही करना है, बस उसमें क्या होगा, उसमें ये वाली कॉइल नहीं होगी, सिर्फ ये वाला होगा। तो उसमें पता है आपने क्या करना है, उसमें ना 2 मेन चीज़ें, क्या क्या मेन चीज़ें, एक वो तो ऐसा रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं हम, एज अ बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टर के तौर पे हम तब यूज़ करेंगे जब करंट डिक्रीजिंग में जाता है,
ठीक है। और अगर करंट इंक्रीजिंग में जाएगा तो वो एज अ बैटरी बिहेव करना शुरू कर देता है। बाकी ऑल ओवर डेरिवेशन भी यही है, फार्मूला भी, यूनिट भी यही है, सब कुछ यही है, यही आपने कर लेना, ठीक है। इसलिए मिलता जुलता था इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। आगे आ जाए ट्रांसफार्मर। बेटा वो था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, वो सारा डेरिवेशन बेस्ड था, वो तो आप कर लेंगे, तो इसलिए मैं आपको ट्रांसफार्मर करवा रही हूँ। तो ये ट्रांसफार्मर देख लें, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनटू अ लार्जर और स्मॉलर अल्टरनेटिंग। यह भी आपको शायद इतना अच्छा क्लियर ना हो डेफिनेशन, आपको मैं समझाती हूँ तो आपको ऐसे ऐसा समझ आएगी। इसका बेसिक प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन आपने अभी किया है, क्या एक में अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरे में इंड्यूस हो जाता है, ऐसे ही है ना। तो देखिए मैंने क्या लिया, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये है आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर कह लिया, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर मैंने क्या कर ली, कॉइल लपेट ली, एक फ्रंट पे लपेट ली, एक थोड़ी बैक साइड पे। ये जो फ्रंट पे लपेटी इसको आप इनपुट बोल दें, और बाहर जो लपेटी उसको आप आउटपुट बोलते हैं। असल में क्या होता है इसमें, देखिए मैंने असल में लगाना होता है एसी, और याद रखना ये एसी पे ही ऑपरेट हो सकता है, ये डीसी पे ऑपरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग चेंज होना। जैसे जैसे हमें तो चेंज का ही मतलब है ना, हमें चाहिए फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज ही हो, कभी हाई है कभी लो है, फिर हाई है फिर लो है, इस तरह से चेंज होता है, वेरिएबल चाहिए हमें। तो जैसे जैसे इसमें चेंजेस आएंगे, कभी इंक्रीज़ होगा तो इसने क्या करना है, डिक्रीज़ की तरफ चले जाना है। अगर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा होगा इसने इंक्रीज़ की तरफ, इसका मतलब भी अपने अंदर खुद भी इंड्यूस होता है, खुद अपने अंदर भी इंड्यूस होता है। इसलिए मैं इसको नाम देती हूँ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसका फार्मूला भी हमने फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। लेकिन क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा आउटपुट में उसका कोई ना कोई तो रिजल्ट शो हो रहा होगा, इसलिए मैंने, क्योंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको हम बैक ईएमएफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माइनस के साथ बैक ईएमएफ हो गया, और माइनस वाली इक्वेशन को मैंने एज इट इज़ लिखा और वो पॉजिटिव हो गई। वी पी की अगर ये बन गई तो वी एस की आपको पता है सेम ऐसी होगी। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एम पी। अब ऐसे कुछ टाइप हैं, दो टाइप्स हैं, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें सेकेंडरी की कॉइल ज़्यादा हो प्राइमरी की निस्बत। देखें मैंने सेकेंडरी की कितनी ज़्यादा कॉइल बनाई है, प्राइमरी की चंद एक ही बनाई है। इसका मतलब है जिसमें नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ग्रेटर हो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर एन एस ग्रेटर है तो फिर वी एस भी ग्रेटर होगा, ये देखें, ठीक है। ये अभी मैं आपको नहीं बता रही है, अगले पेज पे मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। और स्टेप डाउन हम उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ग्रेटर होगा तो वीपी भी ग्रेटर होगा, ये देखें। और ये वाली इक्वेशन भी मैं आपको भी बताती हूँ। असल में ना हम आइडियल कंडीशन लेते हैं ट्रांसफार्मर की, रियल केसेस तो हम बहुत कम ही देखते हैं क्योंकि हमने पढ़ना है, तो हम आइडियल ही देखते हैं। आइडियल में क्या होता है, पावर इनपुट इक्वल होती है पावर आउटपुट के। तो पावर के बहुत सारे फार्मूले, लेकिन जो एक्चुअल फार्मूला है वो यही माना जाता है, वी आई इज इक्वल टू वी आई। लेकिन इनपुट पे प्राइमरी कह दें, आउटपुट पे सेकेंडरी कह दें। और अगर हम इसमें से रेशियो निकालें तो वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वी एस है, तो वो अगर वी एस बढ़ता है तो देखिए आई एस उसके इन्वर्स में, तो फिर आई एस को कम ही होना पड़ेगा। इसीलिए वो जो इक्वेशन थी ना उसमें मैंने आपको बताया था ना कि कैसे हो गया। तो देखिए वी एस अगर बढ़ रहा है तो फिर आई एस ने कम ही होना है ना, और इधर देख ले वी एस अगर कम होगा तो फिर आई एस इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये इस वजह से यहाँ पे रेशियो आ गई है, ठीक है। अब एक सवाल है, बड़ा जनरल सा है लेकिन ये बड़ा बच्चों को कंफ्यूज भी करता है, ये आपने अच्छे से समझना है। वो कह रहे हैं क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। एक तो ये सवाल करते हैं, एक वो ये भी सवाल करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मैं कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकता हूँ, स्टेप अप या स्टेप डाउन, और उसकी रीज़न भी बताने बेटा। फिर उसका आपने ये आंसर लिखना है। देखिए हम इजीली समझिएगा, पावर स्टेशन से ना लाइट आएगी, ठीक है, और कहाँ आनी है, लोकल एरिया यानी हमारे घरों तक। तो मुझे पता है पावर स्टेशन बहुत दूर है, मेरा घर भी बहुत दूर है, तो दरमियान में एक लार्ज डिस्टेंस है हमारे घरों के दरमियान में और पावर स्टेशन से लेके यहाँ तक बड़ा लार्ज डिस्टेंस। बेटा अगर लेंथ ज़्यादा है ना तो मुझे पता है लेंथ के ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी, ये सबको पता है। अगर बेटा रेजिस्टेंस बढ़ती है ना उस वायर की, तो देखिए हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ी है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा, इसका मतलब है ये हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे नुकसान हो जाएगा इस तरह, तो क्या पता वायर्स जल ही जाए कल को, तो इतना हीटिंग इफेक्ट हम प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। फिर हमने कुछ ना कुछ तो सोचना है ना, हम ऐसा करते कोई ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते, लेकिन मैं वो ट्रांसफार्मर लूँगी जिसमें सेकेंडरी का करंट कम हो प्राइमरी की निस्बत।
तो कौन सा होता है ऐसा जिसमें सेकेंडरी का करंट कम हो प्राइमरी की निस्बत? ये देखें, सेकेंडरी का करंट कम है प्राइमरी की निस्बत। वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ऐसा करते हैं ना, पावर स्टेशन से लेके लोकल एरिया के दरमियान में हम क्या लगा देंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे। फिर क्या है, सेकेंडरी का वोल्टेज मुझे कम मिलेगा प्राइमरी की निस्बत। ठीक है, अगर ये देखें ना करंट कम हो जाएगा, फिर हीटिंग इफेक्ट भी तो कम हो जाएगा, और हीटिंग इफेक्ट से फिर ज़्यादा हमें नुकसान भी नहीं होगा। कम जो होगा, जब ज़्यादा था तो फिर नुकसान ज़्यादा था। ठीक है, लोकल एरिया में आ गई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बदले। अब बेटा लोकल एरिया में आ गई, यानी यूँ समझे हमारी गली मोहल्ले में वो जो ट्रांसफार्मर नहीं होता वहाँ तक तो लाइट आ गई। अब उसने आगे हम सब घरों को भी तो देनी है। अब यहाँ लोकल एरिया में जो लाइट आई, सपोज़ कर लो वो 2000 वोल्टेज तक आए। अब क्या वो सारे 2000 वोल्टेज मुझे दे दे या आपके घर को ही दे दे? नहीं, उसने पूरे एरिया को कवर करना होता है। ये आपका घर है, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस भी हैं, अस्पताल हैं, ये सब कुछ ही है ना यहाँ पे। अब 2000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 6-7 घरों में, तो फिर कैसे करेंगे? फिर मुझे लगाना पड़ेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे? क्योंकि देखें हमें चाहिए, हमें वोल्टेज चाहिए ना सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी का वोल्टेज मुझे अब कम चाहिए, इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए। तो वो कहाँ मिलेगा मुझे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे अब लोकल एरिया के बाद हम करेंगे स्टेप डाउन, ताकि 2000 को वोल्टेज कम कर दें। 220 इसको भी मिल जाएगा, फिर 220 वोल्टेज इसको भी मिल जाएगा, 220 इसको भी मिल जाएगा, और इजीली फिर हम सब घरों को इजीली हमें बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना पावर स्टेशन से लोकल एरिया तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से आने, लोकल एरिया से आम घरों में जो जाएगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो मेरे घर में 220 वोल्टेज आ गया ना, अब मैंने क्या करना है, मैंने चार्जिंग भी करनी है अपने मोबाइल की। ठीक है, मैंने फ़ैन भी ऑन करने हैं, मैंने एसी वगैरह भी चलाना है, सब कुछ मैंने इन 220 में ही सब कुछ पूरा करना है। अब देखो मैं जब चार्जिंग करूँगी ना, उस चार्जर के अंदर क्या है, चार्जर के अंदर स्टेप डाउन है। कैसे? क्योंकि वो चार्जर मेरा 220 वोल्ट तो नहीं ना खाएगा, वो स्टेप डाउन का करके ना 3 वोल्ट या 4 वोल्ट बस मेरे मोबाइल को देगा, मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा। इसी तरह फ़ैन को भी स्टेप डाउन करके, मतलब हमारी डिवाइसेस को फिर स्टेप डाउन करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट था, ये इजीली अच्छे से कर भी लेना। अच्छा, लॉसेस में क्या है? 2-3 लॉसेस हैं, एक है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, एक है एडी करंट, और एक है हिस्टैरिसीस लॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में क्या है, देखिए जब कॉइल लगी होती है ना, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, वो दूसरे कॉइल में जा रहा होता है। उस दौरान क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स बाहर वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये क्या है, हीट की वजह से लॉस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या है, एडी करंट। एडी करंट क्या है, देखो अभी आपको बताया सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, तो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज कर देना। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इसने क्लॉकवाइज कर देना। ये भी हमारा एक तरह का लॉस है। हिस्टैरिसीस लॉस में क्या है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है कोर मटेरियल, उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। और एफिशिएंसी आपको पता है क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, इसी को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।